बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम आपके फेवरेट टॉपिक पर और बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मर्द ख़वातीन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करने के चक्कर में हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर रहे होते हैं। खूबसूरत नज़र आना हर किसी का हक भी है और हर किसी का शौक़ भी है। अब खूबसूरत नज़र आने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखते हैं, अपनी आइडियल पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते हैं। फ़लाँ का नाम कैसा है, फ़लाँ ड्रामा एक्ट्रेस जो है उसकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है। सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी आ रही होती हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें तो भाई एजिंग वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपकी स्किन खूबसूरत हो जाएगी। डिफरेंट प्रोसीजर्स आ चुके हैं, वो चाहे हम बात करें स्किन की खूबसूरती के हवाले से या फिर हम बात करें वेट लॉस। ये दो चीज़ें आजकल बहुत अहम हैं, होनी भी चाहिए। आपको हक है, पूरा हक है। आप ज़िंदगी में एज के चाहे जिस हिस्से में भी हैं, मैं कहती हूँ कि आप अगर कोई किसी को ये देख के कहते हो ओहो वो तो 60 साल का है, वो तो अपने स्किन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से खूबसूरती से गुजारनी चाहिए। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा दिखें, ये आपका हक है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, दुनिया को कहने दें, लेकिन आपको एक राइट वे इख्तियार करना है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वेट लॉस करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास है। जदीद दौर में बहुत जदीद तरीके भी आए और कुछ हम वो जल्दी वाले चक्रों में ना कि हमने जल्दी जल्दी रिजल्ट लेना है तो हमने कुछ गलतियां भी करनी शुरू कर दी, जिससे हमारी हेल्थ पे बहुत बुरे इफेक्ट आना शुरू हुए। इसी तरह आप खूबसूरत लगने के चक्कर में ऐसे ऐसे सेशंस लेना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स कराना शुरू कर दिए। फिर कहीं महंगा प्रोसीजर था तो एक ब्यूटी सैलून बहुत सस्ता करा, आप उधर चले गए तो आप अपनी स्किन जला बैठे। तो ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, अगर आप स्मार्ट दिखना चाह रहे हैं, तो उसका हेल्दी तरीका और अच्छा तरीका क्या है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं जी। हमारे साथ डॉक्टर सबरीना हिदायत मौजूद हैं, डॉक्टर अरसलान खान मौजूद हैं। डॉक्टर सबरीना के बारे में बताती चलो जी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अरसलान जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं। और ख़ास तौर पर हम आज इनसे बात करेंगे क्योंकि ओबेसिटी के हवाले से भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं ना, तो इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, हेल्दी वे क्या है वेट लॉस करने का, पेट की चर्बी कम करने का, इस पे भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे ख्याल से दुनिया में, पूरी दुनिया में ये फेवरेट टॉपिक है तमाम लोगों का। हमने खूबसूरत भी दिखना है, स्मार्ट भी दिखना है। बॉडी शेमिंग बहुत बड़ा मसला है, रंग काला होना बहुत बड़ा मसला है, खूबसूरत दिखना हर किसी का शौक़ है। सो डॉक्टर साहिबा, आपको लगता है कि खूबसूरत दिखने के लिए एफर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपके लिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत इंक्रीज़ होता है। तो बाकी ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि अपनी एक नॉर्मल स्किन रूटीन के अलावा एक बैलेंस डाइट, अपना हाइड्रेशन लेवल, अपना स्लीप पैटर्न को भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो बाकी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उसमें बेसिक भी हैं, एडवांस भी हैं, तो वो आप किसी भी मतलब जो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है उससे आप जाके अपनी प्रॉपर जो है ना कंसल्टेशन से आप वो अपने प्रोसीजर्स करवाएं। लेकिन जो एक बेसिक हेल्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेलबींग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके स्किन के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर, आपकी एक मतलब एक्टिविटीज़ के ऊपर ना बहुत इम्पैक्ट करती है। ज़ाहिर बात है, अगर अंदर से आप परेशान होंगे, आपके 100 टेंशनें चल रही होंगी जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो फिर जितना मर्जी आप प्रोसीजर करा लें आपकी स्किन अच्छी नहीं रह सकती। और इसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो इतना खाता नहीं, मैं मोटा होना शुरू हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन से चीज़ें जुड़ी हैं। सो डॉक्टर साहब, हेल्थ इश्यूज इससे भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये समझना चाहिए है कि मोटापे को अभी तक हम मतलब मोटापा ही लेते हैं, ओबेसिटी। ये नहीं हम समझते कि ये एक अब डिजीज़ में आ गया है, ये क्रॉनिक इलनेस में आ गया अब WHO की डेफिनेशन में। अब अगर जो मोटापा अगर आपको है तो वो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो कि सिर्फ कम खाने या एक्सरसाइज से कम नहीं होता। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम खा भी नहीं रहे, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें हार्मोन्स भी अब आ गए हैं।
अब हार्मोन्स का लेवल वो हम समझते नहीं कि हार्मोनल लेवल को भी ठीक करना है, और हम क्या करते हैं कि खाने को कम किए जाते हैं, वर्जिश जिम जाते हैं। बिल्कुल जिम जाएं, आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, खाना कम करें, आपका वेट कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये दो चीज़ें खाली काम नहीं करेंगी। इसलिए आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करना है, जो कि आपको बताएगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। हम क्या करते हैं जी, फलां मेरी दोस्त ने, फलां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये डाइट प्लान फॉलो किया और इतनी देर में, क्योंकि अब ना वो डिफरेंट पूरे दिन की रूटीन अपनी शेयर कर रहे होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स और जितने ये एक्ट्रेस हैं, कि हम पूरे दिन में ये खा रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट ये है, स्नैक्स टाइम ये है, लंच में हमने ये लिया तो हमारा इतना वेट लॉस हो गया। अब हम देख के वही पैटर्न फॉलो करते हैं, हमारा फैट कम नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या इशू होता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होता है। सो फिर आपको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और देखना है कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका इशू क्या है। आप वो करते चले जाएंगे, अपनी जान के साथ जुल्म करते जाएंगे, मोटापा ख़त्म नहीं हो रहा। तो हर किसी की हिस्ट्री डिफरेंट होती है, हर केस को लेके आपका डॉक्टर बता सकता है कि आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उस हिस्ट्री की तरफ जाना है, उन इश्यूज़ की तरफ जाना है, उसके बाद एक प्रॉपर डाइट प्लान या जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। डॉक्टर साहिबा, कुछ लोगों की स्किन हम देखते हैं, रश करते हैं, यार बेबी स्किन है, इतनी खूबसूरत, ना कोई पिंपल, माशाल्लाह आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत है। सो इतने चमकदार स्किन होती है, तो क्या वो नेचुरल होती है कि उसके लिए आपको फिर एफर्ट भी करनी पड़ी होती है? जी डेफिनेटली एफ़र्ट तो करनी पड़ी होती है, कुछ लोगों की जेनेटिक भी होती है, लेकिन ये है कि एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है। यंग एज में तो इतनी नहीं, लेकिन जब आप 30 क्रॉस करते हैं ना, तो आपको बेसिक प्रोसीजर्स जो है ना वो ज़रूर अपनी लाइफ में करने चाहिए। बेशक आप बेसिक करें, एडवांस करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ना उससे ये कि आपकी जो एजिंग है ना वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। जी हाँ जी, सही। सो इसके लिए अच्छा, बहुत एक्सट्रीम भी कुछ लोग होते हैं, मतलब जिस एज में ज़रूरत भी नहीं ना, उस समय भी आप जाके स्टार्ट कर देते हैं। अब तो 20s के बाद बच्चों में ये एक ना डिप्रेशन सा हो गया कि मेरी एज ज़्यादा ना लगने लग जाए। यहाँ पे हमारे पर 16-15 में की गर्ल्स आ रही हैं, वो कह रही हैं हमारे यहाँ पे एक लाइन पड़ गई, रिंकल्स पड़े हैं, हमें आप बोटॉक्स करें। उनको हर चीज़ का पता है। हाँ जी, तो हम उनको फिर इस तरह से काउंसल करते हैं कि उनको बेसिक जो है ना, हम उनको बताते हैं कि आप किस तरह से बेसिक जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं हम उनको उस तरफ लेके आते हैं। जी सही। सो क्या रिकमेंड करना चाहेंगी, किस एज से आपको इन प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए आफ्टर 30s? हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोगों को तो 40s में जाके भी वो वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं ना, तो किस एज से रिकमेंडेशन है आपकी? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ना 25 अबव जो है ना, उनको फिर इस चीज़ की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कि आप अपनी पहले से ही प्रोटेक्शन करेंगे ना, तो आपके वो जो हम रिंकल्स हैं ना, वो हम जो स्टैटिक रिंकल्स को ना हम मतलब ओवरकम कर लेंगे। हम उनको डायनेमिक रिंकल्स के ही फॉर्म में जो हम ना अपने बोटॉक्स फिलर्स वगैरह करवा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, वरना वो जो एक परमानेंट लाइंस आ जाएंगी ना, उसका फिर यह है कि वो फिलर्स और इस टाइप की चीज़ों से ही ठीक होगी। तो हम उनको इस तरह से ना उनको थोड़ा गाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमने देखा है कि 25 अभी उन्होंने क्रॉस नहीं किया होता है, लेकिन उनके फोरहेड पे लाइंस हैं, उनकी नेक लाइंस है, उनका अगर ड्रास्टिक वेट लॉस है, फिर हम उनको हेल्प करते हैं, फिर हम उनको स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ें। जी, जब बोटॉक्स फिलर्स और थ्रेड्स की तरफ हम पर्सन टू पर्सन आजकल तो बल्कि बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स आ गए हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, वो कोलेजन की स्टिमुलेशन हो जाती है, तो वो बहुत अब उस तरफ ट्रेंड्स जा रहा है। सही। हाँ जी डॉक्टर साहिबा, कोरियन ग्लास स्किन हर कोई चाह रहा होता है ना कि मेरी स्किन चमकदार हो, खूबसूरत हो, कुछ गाइडलाइन आपसे चाहिए होगी कि खूबसूरत स्किन के लिए आपको करना क्या क्या है, तमाम लोगों के लिए मशवरा होगा ये? जी, अब ये है कि वो जो मैंने पहले बात आपको की थी कि ना वो आपकी इंटरनल जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी डाइट और अपनी मेंटल वेलबींग का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करना है, आपका कोर्टिसोल भी आपके कंट्रोल में है। उसके बाद फिर आपने जो कोरियन ग्लास स्किन है उसके लिए फिर यही है कि आप डिफरेंट प्रोसीजर्स पे जाते हैं। जैसे हम अगर बेसिक प्रोसीजर की बात करें ना, तो हम हाइड्रोफेशियल, केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग विद RF, हमारे एक्सोसोम्स हो गए, हमारे स्टेम सेल्स, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं। हम डिफरेंट उनको ऑप्शंस देते हैं, उनकी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं, उनकी स्किन को देख के और फिर हम प्लान करते हैं, क्योंकि अगर उनकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम और ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उनकी बेसिक कोई प्रॉब्लम चल रही है, पिगमेंटेशन है,
स्कार्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप Step by कोरियन step ग्लास होता स्किन को अचीव कर ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर असलान, लोग ना अक्सर मैं ख़वातीन को देखती हूँ कि बड़ी परेशान रहती हैं, फेस पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, डबल चिन होती है। अब उस पे आपका बाकी बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, बट आपके डबल चिन है, फेस, ये चीक्स आपकी बोन्स ऊपर की तरफ है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फेस आपका लग रहा होता है। इसके लिए कोई प्रोसीजर बताइएगा हमें। जी देखें, पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने कहा कि बॉडी फैट नॉर्मल है लेकिन डबल चिन आ रही है, तो हमें ये सोचना है कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर एजिंग के साथ स्किन सैगिंग भी होती है। वो सैगिंग भी ऐसा फील करवाती है आपको, हालांकि वो फैट नहीं होता, वो सैग स्किन होती है जो कि आपको फील करा रही होती है कि आपकी डबल चिन आ गई है। उसके बाद कितनी दफ़ा आपका ऐसी जॉब होती है आपकी कि आपको पॉस्चर रिलेटेड भी, हाँ, पॉस्चर से भी आपकी डबल चिन और फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। और कितनी दफ़ा आप मुझे पॉस्चर वो बता दें ताकि तमाम ख़वातीन ध्यान से सुन लें कि इस तरह तो बिल्कुल नहीं बैठना। कौन सा ऐसा पॉस्चर है? जो हमारा ये रात को हम फ़ोन पकड़ के सारी रात जब हम रील्स देख रहे हैं तो हम लेटे होते हैं और हमने गर्दन को अपने नीचे किया होता है, तो उससे भी आपकी स्किन सैगिंग कितना बड़ा खतरा है। अच्छा, अब मोबाइल फ़ोन रील्स देखना हर किसी का ये मेरे ख्याल से फेवरेट मशगल है। आप रात को ऐसे लेट के, तो ये आपकी डबल चिन कॉज कर सकते हैं। ओहो हो, स्किन आपकी उस तरफ की तरफ ढलकना शुरू हो जाती है। तो इसमें तो खैर फिर जो पॉस्चर रिलेटेड और एजिंग के साथ आ रही है, उसमें तो हमें स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स की तरफ जाना होता है। उसमें हमारे पास काफ़ी RF माइक्रो नीडलिंग है। उसके बाद हमारे पास हाईफू, आपने नाम सुना होगा, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड होता है, वो है। लेकिन अगर वाकई आपके फैट पॉकेट्स हैं तो उसके लिए, और ओवरऑल आपकी ओबेसिटी नहीं है, तो फिर हम जो है लिपोलिटिक इंजेक्शन, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि हमारे जैसे नेचुरली जो हमारे बॉडी में बाइल बन रहा होता है ना, वो क्या करता है, फैट को एमल्सीफाई करता है। तो वही डीऑक्सीकोलिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं जो हम उस पॉकेट्स में लगा देते हैं, तो वो उसको मेल्ट कर देते हैं, जिसको हम लिपोलिटिक बोलते हैं। या फिर लिपोसक्शन, अगर प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएं तो लाइपोसक्शन, वो भी बहुत इफेक्टिव है। और नेक की लाइपोसक्शन तो हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, उसके लिए जनरल में भी नहीं है, पेशेंट आए और कर। तो ये सारे प्रोसीजर्स तो डॉक्टर साहब, ये आपको रिपीट करने पड़ते हैं सेशन की? एक दफ़ा हो गया तो बस ठीक है? देखिए, RF और हाईफू के तो सेशंस होते हैं, लेकिन अगर आप लाइपोसक्शन की तरफ जाएं तो नॉर्मली अगर वो इतना ज़्यादा नहीं है तो एक दफ़ा में हो जाता है। लिपोलिटिक के भी 2 से 3 सेशंस होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये अब आसान है, अब नो साइड इफेक्ट के साथ ये है? नो साइड, क्योंकि हम परेशान होते हैं ना, मुझे तो नीडल से इतना खौफ आ रहा होता है, कुछ ऐसा कुछ करा। साइड इफेक्ट से फिर वही बात है कि अगर आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से करा रहे हैं, अभी आपने बात किया, अब आप सैलून्स में जाएं और वहाँ लिपोलिटिक करा लें, ठीक है, ये तो हो रहे हैं सैलून्स में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए, क्योंकि अगर ये भी मेरा एरिया है ना, तो ये इतना डेंजरस एरिया है कि यहाँ मेरी नर्व्स भी हैं, मेरी वेसल्स भी हैं, वो नर्व्स भी हैं जो मेरी आवाज़ को कंट्रोल करती हैं। अगर वो, मुझे नीडल की डेप्थ का पता होना चाहिए कितने, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये एक हमारी बोन होती है हायर्ड बोन, कि उससे नीचे नहीं जाना। तो वो तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है ना। तो अगर आप किसी अनप्रोफेशनल के पास गई तो आपको साइड इफेक्ट आएंगे, फिर तो साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, खतरा क्या हो सकता है, आपकी आवाज़ खत्म हो सकती है। बिल्कुल, अगर आप किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ गए। इसलिए ये प्रोसीजर ज़रूर कराएं, लेकिन डॉक्टर का इंतखाब। सोशल मीडिया का दौर है, आपको एक क्लिक पे तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं कि डॉक्टर जिनके पास आप जा रहे हैं, आप उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं। PMDC ने अपनी वेबसाइट पे जी रजिस्टर्ड डॉक्टर के नाम दे दिए, आपने नाम डाल दें और पता चल जाएगा कि डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी एफर्ट करके डॉक्टर का इंतखाब करें। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में आप लोग मेरा ये सवाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते होंगे कि मैं रिपीट करती हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई रंग गोरा करने का कोई शौक़ नहीं है। मतलब लोग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे जो सिटी 42 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये अपने तमाम प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर करते हैं, रील्स शेयर करते हैं, चंक्स शेयर करते हैं, वहाँ पे तो आते ही आते हैं हमें कमेंट्स। बट मेरे अपने सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन व्हाट्सएप पे जब लोग देखते हैं ना कितने ज़बरदस्त माहिरीन डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहिबा एक आम सवाल जो हर दूसरा बंदा मेरे से पूछ रहा होता है, रंग गोरा करने का तरीका। तो रंग गोरा करने के लिए क्या करना है वो भी बता दें। देखिए, रंग गोरा करने के लिए आजकल ना बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस आए हुए हैं और लोग नॉर्मली कर रहे हैं। इंजेक्शन, ड्रिप्स, खाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली चीज़ें, हर चीज़, क्रीम्स आई हुई हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि आपको
बहुत ज़्यादा ना देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। आप इतना ज़्यादा ओवर जो है ना वो अपनी डोजेज कर लेते हैं कि वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान करना शुरू हो जाता है। अगर आप इतने फ्रीक्वेंटली इंजेक्शंस लगाएंगे, ओरल लेंगे, आपकी किडनी और लिवर पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये अब लोगों को इतना नहीं पता। कुछ लोगों को इस बात का क्योंकि इतना नहीं पता, वो लोग कहते हैं कि हमने ड्रिप नहीं लगवानी, कहीं किडनी फेलियर ना हो जाए। तो आप अगर किसी रैंडम पर्सन के पास जाके करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप उनसे जाके कहें कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम है। वो आपका लाइफस्टाइल को चेंजेस लेके आएगा। आपका स्किन केयर क्या है, क्या आइदर आप सन प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपकी डाइट कैसी है, वो हर चीज़ में ऑल्ट्रेशन लेके आएगा। वो आपको ओरल भी देगा, आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा। फ़र्क पड़ता है लोगों को। हमारे पास आए हैं लोग, हम उनको ट्रीट करते हैं, उनके पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आते हैं। हम उनको ओरल भी देते हैं, उनको इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको देते हैं, हर तरह की। आपको पता है आजकल लेटेस्ट चीज़ें इतनी आई हुई हैं, स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, आईवीज़ हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन ग्रेजुअली हम उनको पहले से बता देते हैं कि आपकी जो टोन इंक्रीज़ होगी, बेहतर होगी, वो कितनी होगी, उनको सारा हम बता देते हैं। फ़र्क पड़ता है, लेकिन एकदम से हम उनको ना मतलब ये नहीं कह सकते कि आपको 4 दिन में इतना फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रफली आइडिया, अगर कोई ना ऐसा कोई प्रोसीजर कराना चाह रहा है कि स्किन टोन थोड़ी सी लाइट हो जाए, रंग गोरा हो जाए, शादी से पहले आप 2 महीने आ गए, जी डॉक्टर साहब मेरा रंग गोरा कर दें, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम इन प्रोसीजर्स में चाहिए होता है? इसमें तकरीबन मेरे ख्याल है टाइम लगता है 4 to 6 months तो डेफिनेटली। रफली 6 मंथ आप गैप रख के फिर आए, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि उसकी पहले क्या स्किन है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा हम देखेंगे इतने टोन में नहीं है, डिहाइड्रेटेड नहीं है और कोई और इशू नहीं है, तो बहुत जल्दी जो है वो हमारी ट्रीटमेंट से ना उनको फ़र्क पड़ जाता है। जी। सो कुछ ना जेनेटिक्स का भी रूल होता है, अगर फैमिली में है तो वो तो फिर चैलेंजिंग हो जाता होगा। बहुत ज़्यादा। और फिर उनकी अनएक्सपेक्टेड जो होती है ना, वो हमें भी ना फिर काफ़ी दफ़ा ना हमें प्रॉब्लम होती है। वो ये कहती है डॉक्टर साहब प्लीज़ आप ये कर दें, लेकिन वो हम उनको फिर रियलिस्टिक उनको ना बताते हैं कि आपकी रियलिस्टिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि इतना फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली हम आपके स्किन का टेक्सचर, टोन में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। जो एक स्मूथ ग्लोई हाइड्रेटेड स्किन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें टोन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, स्किन की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब हम उनको ये समझाते हैं, हल्के हल्के उनको समझ आ जाती है। बिल्कुल। सो इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी होता है, और ये फिर आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको इंजेक्टेबल की तरफ जाना है, ड्रिप्स की तरफ जाना है, खाने वाली मेडिसिन लगाने के लिए क्या देना, ये प्रॉपर एक प्लान फॉलो किया जाता है। थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि लेकिन गोरे रंग के पीछे ना जाए। मैं अपने सारे आप इवन टोन, आपकी स्किन इवन टोन हो। बहुत लोगों के जिनके काले रंग भी होते हैं, एक ब्राइट ग्लो करने वाली चमकदार स्किन होती है, खूबसूरत लगते हैं, और वो उसकी वो ज़्यादा, बल्कि गोरे लोगों से ज़्यादा खूबसूरत स्किन होती है। तो हमेशा आप इवन टोन स्किन, ब्राइट स्किन और हेल्दी स्किन की तरफ, गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि फिर हम जो बात कर रहे हैं ना कि आपकी इवन टोन होनी चाहिए, हेल्दी, वो किस तरह से मुमकिन है कि आपका सांवला रंग भी चमकदार और खूबसूरत लग रहा हो? हमने क्या करना है इसके लिए? देखिए कोई तो ऐसे, तो पहले सन प्रोटेक्शन सबसे, इवन हम समझते हैं कि अगर रंग गोरा ही है तो सन प्रोटेक्शन, और गोरे लोग अक्सर सन ब्लॉक नहीं लगाते, वो भी बड़ी गलती करते हैं, इसलिए फ्रैकल्स आ जाते हैं। गोरों को भी सन ब्लॉक चाहिए और कालों को भी सन ब्लॉक चाहिए, ठीक है। क्योंकि सन ब्लॉक, और फिर सन ब्लॉक आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, वो आपको 70% देता है। साथ आपके शेड्स जब आप धूप में जा रही हैं, और ये बड़े कम लोगों को पता है कि जो धूप है वो एक तो मेलानोसाइट्स हमारे इंक्रीज करा रही है स्किन में, साथ साथ वही धूप जब हमारे आंखों के अंदर जाती है तो 30% मेलानोसाइट प्रोटेक्शन वहाँ भी होती है जो रंग को डार्क करते हैं। तो आपने शेड्स भी पहने हैं, ठीक है, सिर्फ सन ब्लॉक नहीं लगाना। उसके बाद आपने, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, कुछ सप्लीमेंट्स हैं लेकिन कंट्रोल्ड। ग्लूटाथायोन है, ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, वो करता है। इसी तरह कुछ विटामिन्स हैं जो हमने अपने रूटीन में डालनी है। और फिर आपका अपना ब्लड, इससे बढ़ के कौन सी दवाई हो सकती है? तो PRP, ठीक है ना, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आपका अपना खून है। और जवान बच्चे जो होते हैं ना 24-25 साल के, उनमें तो सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स उनके जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही। तो मैं, जो मेरे पास 20 से 30 साल का पेशेंट आता है ना, उससे तो मैं कहता हूँ कोई सीरम नहीं,
कोई बूस्टर नहीं, आपका अपना खून लेंगे, पीआरपी लेंगे अगर प्रॉपरली। वही बात है कि पता होना चाहिए कितना लेना है, ठीक है, और किस हिसाब से लगाना है और कौन सा पार्ट लेना है उसका। सही। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं उसका एक मखसूस पार्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्लेटलेट होते हैं, तो वही आपको सबसे ज्यादा रिजुविनेशन देता है। उससे बढ़कर कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। चलें जी, यानी ये तो आपकी ट्रीटमेंट आपके अपने खून में आपने हैरानकुन बात बता दी है, लेकिन ये प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं है जी। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपने कब, कैसे और किस टाइम पे ये प्रोसीजर कराना है। मैं फ़ैट की तरफ आना चाहूँगी। कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं, बॉडी नॉर्मल है लेकिन बाजू बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, थाइस बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इनके लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिन पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कौन कौन से हैं? देखिए इसमें दोनों हैं, सर्जिकल भी होती है, नॉन सर्जिकल भी, लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पहले नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। और उसमें भी हम पहले ये जो आपने सुना होगा आजकल हमारे नए इंजेक्शंस आ गए हैं जो कि GLP-1 और GIP, जिनको ज़ैम्पिक और मंजारो जिनके मार्केट नेम है, इसका भी सहारा लेते हैं। इसलिए नहीं कि सिर्फ हमने ओवरऑल बॉडी फैट करना है, क्योंकि क्या होता है कि वो आपके फूड नॉइजेस को भी कम कर देते हैं। वो जो होता है ना रात को अचानक 11 बजे में मुझे होता है कि मैं फूड पांडा खोलूँ और दिल चाह रहा नहीं चाह रहा एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ, ठीक है ना, अब इसके बाद मैं एक बर्गर ऑर्डर कर दूँ, इसके बाद तो वो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, ठीक है। जब आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं तो आपके वही फैट पॉकेट्स घुलना शुरू होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने भी आपको बताया कि लिपोलिटिक इंजेक्शन, एक पर्सनलाइज्ड बॉडी पार्ट के लिए अगर वो आर्म्स हैं तो वो इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। नंबर 3 अब लिपोसक्शन आ गई है, और अब लिपोसक्शन में बड़ी जिद्दत आ गई है, वेजर लिपोसक्शन आ गई। इसके अंदर लेज़र की मदद से वो आप जब कैनुला डालती हैं तो कैनुला की टिप पे लेज़र लगा होता है, जो लेज़र उसी वक्त आपका फैट को मेल्ट करता है और वही आपके इमीडिएट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि पॉकेट ऑफ फैट्स के लिए। लेकिन फिर इसमें आपको बताता हूँ, अगर आपकी नेक सर्कमफरेंस ज़्यादा है तो आपको सबसे ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक का। याद रखें, आपकी नेक और आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये दो ऐसी चीजें हैं कि कुछ लोग ओवरऑल तो पतले हैं लेकिन पेट मोटा है, तो वो ज्यादा डेंजरस है ओवरऑल पतले होने से, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो उसकी ट्रीटमेंट सबसे, और इसी तरह नेक की सर्कमफ्रेंस, आपको स्लीप एपनिया, सोते में आपकी डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से तरफ ले जा सकती है, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है और उसकी ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। चलें जी, इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। डॉक्टर साहबा, मैं आजकल बच्चों में बहुत कॉमनली देख रही हूँ डार्क सर्कल। तो ये डार्क सर्कल होते क्यों हैं और इसका अच्छा सा कोई इलाज भी हमें बता दें। देखिए, एक तो ये है कि डार्क सर्कल्स ना, सबसे पहले तो आपने उनका न्यूट्रिशन देखना है कि हमारे बच्चे आजकल किस तरह की डाइट ले रहे हैं। अगर उनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है तो वो उनके स्किन के ऊपर, उनके बालों के, उनके मूड के ऊपर, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे टीन एजर्स को ज़्यादातर अपने अपीयरेंस का भी है तो उनको डार्क सर्कल अपने पहले नज़र आते हैं, उनको बाकी अपनी मूड स्विंग्स और ये चीज़ें उनको नहीं पता चलती। तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आपको पता है, यहाँ पे हम बच्चों का आजकल फास्ट फूड पे ही गुजारा हो, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना देखें, जो देखें तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बच्चे खुद भी जो है ना वो जब इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे तो एक तो पहले ये रीज़न हो गया उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यूज ऑफ मोबाइल फोन भी। यस, हाँ, मैं यही कही थी कि उनका जो स्क्रीन टाइम है ना, उसको हम उसको नहीं मतलब कह सकते कि ये से कुछ नहीं। वो उनका, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आप यकीन करें कि वो वॉशरूम्स में भी अपना फ़ोन लेके जाते हैं। उनकी मदर्स यही कहती हैं, लेके आती हैं, उनके मतलब पिगमेंटेशन है, उनको बहुत यंग एज में हेयर फॉल है, उनको एक्नी है, हाथ में उनके फ़ोन है। मदर उनको यही कहती हैं, ये इनकी डाइट का यही हाल है कि ये सिर्फ अपने नूडल्स, स्पैगेटीज़ और फास्ट फूड ये लोग खा रहे हैं, ठीक है ना। इनका कोई स्लीप का कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो बच्चों का फिर इस तरह से हाल हो जाता है। हाँ जी, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है। बिल्कुल, हाँ, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो मिलके ये प्रॉब्लम। और जो रात की नींद है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डे टाइम की नींद को ना समझते हैं कि नींद है, बिल्कुल, हाँ जी, रात की नींद। अब जिन बच्चों का ये है, कोई इलाज बताएंगे जिससे डार्क सर्कल दूर हो सकते हैं? डार्क सर्कल्स के लिए अगर कि आप न्यूट्रिशंस के लिए बात करेंगे तो हम उनको विटामिन स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है ना। वरना अगर प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स सिंपल से लेके मतलब एडवांस प्रोसीजर्स भी हैं। हाँ, हम उनको डिफरेंट पील्स कर सकते हैं, हम उनको डिफरेंट, हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो स्किन की जो है ना वो रिजुविनेट करते हैं स्किन को, तो वो डार्क सर्कल्स जो है ना वो काफ़ी बेहतर, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं, यानी इसका भी इलाज मौजूद है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे बच्चे और बच्चियों में एक और बहुत बड़ा बढ़ता हुआ मसला जो कि हम आम देख रहे हैं, और लोग हमसे क्वेश्चन भी करते हैं कि प्लीज़ आपके शो में अगर कोई स्पेशलिस्ट आएंगे तो आपने इस बारे में ज़रूर बात करनी है। स्किन पे बाल डॉक्टर असलान बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, इसकी रीज़न और फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, बाल इसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और इसका वही हार्मोनल इम्बैलेंस, और बच्चियों में तो आपको होता है PCOS। और यही मैंने आपको बताया कि PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, और ओबेसिटी इसका, और यही अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा जंक फूड, और फिर हुई स्लीप डिप्रीवेशन। तो देखिए हर जगह बार बार रह सके ना, जिस चीज़ की बात करें पहली चीज़ आ जाती है आपकी न्यूट्रिशन, आपका जंक फूड, आपकी नींद, ठीक है, आपकी हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें किस पे इफेक्ट करेंगे? आपके हार्मोन्स। बिल्कुल ऐसे ही। और आप रात का जागना क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल को, ठीक है ना। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपकी नेक सर्कमफ्रेंस, और आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और आपकी ओबेसिटी मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि मैंने तो अपने कितने बच्चों का, जिनके चेहरे पे बाल हैं, सिर्फ उनको ओबेसिटी मैनेजमेंट से, न्यूट्रिशन से, और उनकी स्लीप साइकिल बेहतर करके हमने उनका इलाज किया। हाँ, कहीं पे आपको ज़्यादा डेफिनेटली मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब वही है कि जैसे अब एस्थेटिक क्लिनिक्स में माएँ लेके जा रही हैं बच्चियों को, हर्सुटिज्म हुआ है, चेहरे पे बाल हैं, और उनकी लेज़र हुई जा रही है, 10-10, 20-20 सेशन हो गए। अब यकीन करें, मेरे पास तो ऐसे भी आते हैं कि जी हमने डॉक्टर साहब हम 2-3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं इनके लेजर्स पे। अब वो लेज़र काम क्या करेगी जब आप उनको इंटरनली ट्रीट नहीं, उनके हार्मोन्स को आप ट्रीट नहीं कर रहे, आप उनके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को ट्रीट नहीं कर रहे, आप उनकी स्लीप पैटर्न को ट्रीट नहीं कर रहे, तो वहाँ लेज़र काम नहीं करती। तो ऐसे लेज़र का, और वो बेचारी, क्योंकि जी बच्ची की शादी होने वाली है, बच्ची 16 साल की है, 17 साल की है, 18 साल की है, डॉक्टर साहब, और उसके ऊपर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ये नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना कुछ लोगों को इस तरह से भी कॉन्शियस देखा है कि बिल्कुल हल्के हल्के बाल होते हैं, लेकिन आप बेचैन होते हैं कि भी मेरी स्किन बिल्कुल, तो ये जो बिल्कुल सॉफ्ट से लाइट से बाल होते हैं, क्या आपकी रिकमेंडेशन इन पे लेज़र कराना चाहिए? देखिए, एक तो एक बारीक बालों पे वैसे ही लेज़र्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन जो हमारी यहाँ कॉमनली यूज़ लेज़र हो रही है वो डायोड लेज़र होती है, जिसका कि इतना ज़्यादा बारीक बालों पे वैसे ही असर नहीं होता। तो बारीक बालों का मेरा नहीं ख्याल कि इसमें लेज़र का कोई रोल है। इसमें अब कुछ ऐसी हमारी क्रीम्स भी आ गई हैं जो बच्चों को कहते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपने अगर बारीक बाल भी हैं, आपने शेप की तरफ नहीं जाना, आपने वैक्सिंग की तरफ नहीं जाना। अच्छा, ठीक है, वो उन बारीक बालों को मोटे बालों की तरफ ले कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा सबसे बड़ा हम करते हैं ना, वो ये वैक्सिंग और ये जो है शेविंग बारीक बालों के ऊपर, जो कि उसको फिर आप लेज़र की तरफ जाना। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। आजकल ब्यूटी सैलून्स में ना फेशियल्स, और घर में लोग स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद ब्लीचिंग वगैरह, तो ये हमारी स्किन को डैमेज करते हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली ये कराते जा रहे हैं ट्रीटमेंट। देखिए, अगर आप किसी जैसे हम क्लिनिक्स में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि ये मेडिकेटेड सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सैलून्स में जाएंगे, पार्लर्स में, आपको पता है वहाँ पे पॉलिशर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं, स्टीरॉयडल क्रीम्स हैं, और वो लगाते हैं। अच्छा, और वो इतनी वाइट, बिल्कुल वो जो है ना आपका एकदम, और आप जाहिर है वो फैसिनेट होते हैं, आपने वो करवाते जाते हैं, आपको वो एक तरह की एडिक्शन हो जाती है। हमारी फीमेल्स वहीं पे जा जाके अब ये कि वो ठीक होने के बजाय ना उनकी और थिनिंग हो जाती है। तो ये हम उनको कहते हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तो नॉर्मल फेशियल्स करवाते हैं, हमारी स्किन का ये हाल हो गया। तो उनका यही है कि वो इन जगहों से जाके पॉलिशर्स लगवाते हैं, और उनको सेटिस्फेक्शन होती है, उनको ग्लो आ जाता है टेम्प्रेरी, और उसके बाद जो है ना उनकी स्किन जो है वो इस तरह से ख़राब होती रहती है। तो आप करें, घर पे भी करें। आपकी अगर किट है, अच्छी किट है, तो आप क्लेंजिंग करें, एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएट वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा ना करें। आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि रोज़ लेके बैठ के आप स्क्रब जो है ना वो मलते रहे। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन केयर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपने हाइड्रा फेशियल करवाना है, आपने कोई भी और फेशियल करवाना है, मंथ में 1 दफ़ा इज़ मोर देन एनफ। वो आपके स्किन को क्लेंस करेगा, एक्सफोलिएट करेंगे,
अच्छी जगह से कराएं, वो प्रॉपर सीरम्स यूज़ करेंगे, हाइड्रेट करेंगे आपकी स्किन को, तो मंथ में एक दफ़ा अच्छा हाइड्रोफेशियल इज़ मोर देन इनफ। चलें जी, ये तो अगर आप कराना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि वो आपके लिए इनफ होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ना सोए हुए उठे, इंटरव्यू के लिए जाना है, दफ्तर जाना है, हमारे फेस पे अगर फैट है भी नहीं ना, एक्स्ट्रा स्वेलिंग हो जाती है, आइज़ स्वेल होके ऊपर गिरी हुई लगती हैं, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, नाक अच्छा खासा सूजा होता है, कुछ लोगों के साथ ये इशू चल रहा होता है। तो इस पे हमने करना क्या है? लोग परेशान होकर डिफरेंट प्रोसीजर कराना शुरू करते हैं, ये कॉमन होता है कि इसके लिए आपको फिर परेशानी लेनी है? नहीं, देखिए ये बड़ा कॉमन होता है और ज़्यादातर ये होता है कि हमारी की लिम्फेटिक ड्रेनेज थोड़ी सी होती है, जो देखते हैं जो खून हमारा जा रहा है ना चेहरे की तरफ, उस खून ने वापस भी जाना है। जब हम लेटते हैं तो ग्रेविटी से जो है ब्लड फ्लो हमारी स्किन की चेहरे की तरफ बढ़ जाती है, और वो हमारे अंदर हमारा एक सिस्टम, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि हमारी ड्रेनेज करता है चेहरे को। तो जाहिर है जब हम लेटते हैं तो वो कुछ लोगों के लिम्फेटिक सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि चेहरे पे एडीमास होकर, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है आपका। ये आप उठें और चेहरे के जब आप उठते हैं और जब ग्रेविटी के साथ वो वापस आना शुरू होता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। कोई मसाज करने की ज़रूरत नहीं इसके लिए, अगर कोई करना है तो मसाज, नॉर्मल मसाज, ठीक है। उसमें मसाज के कुछ तरीके होते हैं जो हम पेशेंट को समझाते हैं कि लिम्फेटिक्स को, कि चेहरे के अपर पार्ट को किस तरह करना है या लोअर पार्ट को। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में कुछ उन्होंने गलत ट्रीटमेंट कराने से वो अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ, अंडर आई फिलर्स। अब दौर नहीं रह गया अंडर आई फिलर्स का। मेरे सबसे ज़्यादा जो एडीमा के साथ पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम सुबह उठते हैं और चेहरा चीक्स हमारे सूजे हुए होते हैं, वो होता है कि अंडर आई फिलर्स। अंडर आई फिलर अब बायोस्टिमुलेटर्स ने और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ने उनका रोल ले लिया, क्योंकि अंडर आई हमारा एरिया ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ना वहाँ सबसे स्लो है। तो क्या होता है जब फिलर करते हैं वो लिम्फेटिक्स को दबा देते हैं और वहाँ पे उनको एडीमा आना शुरू हो जाता है। तो अब यही वही बात आ जाएगी, प्रॉपर आप अपने प्रैक्टिशनर जो कि क्वालिफाइड है, अगर उससे मशवरा लेकर चीज़ें करवाएं। होता है अंडर आई फिलर, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं करवाना, लेकिन उसका तरीका होता है कि कहाँ करवाना है और कितनी डेप्थ में करवाना है, तो वो ये चीज़ें मसला है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, कुछ लोगों को ना रंग नॉर्मल होता है बट नकल्स यहाँ पर ये अच्छे खासे काले होते हैं। इसी तरह पाँव के डिफरेंट आपके पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर अच्छे खासे काले काले निशान पड़े होते हैं, या कुछ जूता आपने ख़राब पहन लिया, अच्छा नहीं था, उससे आपके पाँव पे निशान पड़ जाते हैं। कुछ लोगों के तो परमानेंट ये नकल्स काले होते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये है कि जैसे हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं ना, अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का भी उसी तरीके से ख्याल रखना है, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते। ठीक है ना, आपके हैंड्स और आपके जो पाँव हैं वो ज़ाहिर है सन का एक्सपोजर भी हो रहा है, हम उसको उस तरह से क्लेंस नहीं करते, हम उसको उस तरह से एक्सफोलिएट नहीं करते, डेड स्किन हमारी रहती है, ठीक है, और मॉइस्चराइज नहीं उस तरह से करते जिस तरह से हम फेस का ख्याल रखते हैं। तो अगर आप जिस तरह अपने फेस का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह अपने हाथों का और पैरों का ख्याल रखेंगे ना, उसको क्लेंस करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, सन प्रोटेक्शन करेंगे, तो वो उस तरह से डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ये हार्ड स्किन हो जाती है अगर आप प्रॉपरली उसको एक्सफोलिएट ना करें। डेड स्किन जो है वो फेस की तो आप करते रह रहे हैं स्क्रबिंग, अपनों हैंड्स को इग्नोर नहीं करना, तो वो डेड स्किन जो है वो फिर ज़्यादा प्रोन हो जाती है पिगमेंटेशन के लिए, और सन प्रोटेक्शन भी कोई नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये हो जाता है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, हाँ हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट्स हैं, हम डिफरेंट पील्स हैं, हमारे कार्बन फेशियल्स हैं, मतलब इस टाइप की ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास काफ़ी, जिससे का काफ़ी इंप्रूवमेंट है। बाकी उनको टॉपिकल्स भी हम क्रीम्स देते हैं, तो इंप्रूवमेंट हो जाती है। सही। हाँ, लेकिन अगर आप पहले से उसका केयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये याद रखना चाहिए कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे हाथ भी एज कर रहे हैं, और हाथ की स्किन में हमारा कोलेजन और फैट जब जाता है तो रिंकल्स ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं। तो मैं हमेशा, मेरे तो जो पेशेंट आते हैं मैं होलिस्टिकली उनको कहता हूँ पूरा प्रॉपर, हमने सिर्फ आपकी फेस एजिंग को नहीं, हमने आपके हैंड की हैंड एजिंग जो है वो ज़्यादा बुरी लगती है, और लोग समझते हैं कि शायद हम सिर्फ चेहरे से जवान लगने लगेंगे। आपको पता है आजकल तो आपकी एज लोग आपके हाथों से देखते हैं, हाथों से पता चल जाता है कि इसकी एज क्या है। तो इस वक्त मैं तो सबसे ज़्यादा अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपके हैंड एजिंग, आपने हैंड एजिंग की तरफ जाओ। इसमें बड़े अच्छे प्रोसीजर्स आजकल, ये बायोस्टिमुलेटर जिसका मैंने नाम लिया ना, PLLA बायोस्टिमुलेटर्स आ गए, जो कि बड़ी अच्छी कोलेजन इंडक्शन और फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन के साथ आपके हाथों की एजिंग को कर देते हैं, और फिलर्स भी हैं, और कई और RF मेथड्स हैं जिससे कि हैंड एजिंग को कर सकते हैं। तो हैंड एजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सही। अच्छा, कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं, एजिंग के जब साइन आना शुरू होते हैं, स्किन ढिलकना शुरू हो जाती है, आपको अच्छा खासा
सा फील होना शुरू हो जाता है जब आप मिरर देखते हैं, अच्छा लाइंस आना शुरू हो गई हैं, तो इसके लिए मुझे अच्छा सा कोई प्रोसीजर बता दें जो आप कहें कि रिकमेंडेड है, आप करा सकते बिल्कुल। हैं। देखिए इसीलिए अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 25 से 30 साल की उम्र में ख्याल करना शुरू कर देना चाहिए। आप अपनी स्किन को वहीं पे फ्रीज कर सकते हैं 30 साल की उम्र में। अच्छा। अपनी स्किन को, जिसमें कि वो इस बार FDA अप्रूव भी है, वाहिद प्रोसीजर वो है बॉटॉक्स, जो कि हमारे यहाँ लोग एकदम डर जाते हैं कि ओहो बॉटॉक्स करा लें। बॉटॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब आप इस वक्त अगर आप डाटा उठाएं ना, तो पाकिस्तान में एस्थेटिक में सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर हो रहा है वो हो रहा है हाइड्रा फेशियल, जो कि एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, टेम्परेरी आपको देता है। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में चले जाएँ ना, तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोसीजर हो रहा है बॉटॉक्स, क्योंकि उनको एजुकेट किया हुआ है, उनको पता है कि दिस इज़ द ओनली FDA अप्रूव्ड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, जो कि आपकी एज को अगर आप 30 साल से बॉटॉक्स कराएंगे ना, तो आपकी स्किन वहीं पर रुक जाएगी। यानी कि आप जब 70 के भी होंगे, अगर आप रेगुलरली एवरी 8 मंथ्स करा रहे हैं ना प्रोसीजर, तो आप 70 में भी 30 साल की स्किन नजर आएगी। तो वो ओनली क्योंकि वो आपके रिंकल्स को रोक देती है, ठीक है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं भी 56 का हूँ और मैं रेगुलरली साल में एक दफ़ा बॉटॉक्स कराता हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई एजिंग साइंस रिंकल्स की सूरत में नहीं है। सही, सेफ होता है ये। सेफ, वेरी सेफ, लेकिन प्रोवाइडेड वही कि जो FDA अप्रूव बॉटॉक्स है, हर एरिया के लिए बॉटॉक्स रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सो आप करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है, अच्छा 1 साल बाद रिपीट होने की पर्सन टू पर्सन देखिए वेरी पर्सन टू 6 to 8 मंथ्स में इसका इफेक्ट जाना शुरू हो जाता है, 6 से 8 महीने में। मेल्स के लिए मैं कहता हूँ साल में एक दफ़ा, फीमेल्स के लिए मैं कहता हूँ 8 महीने, 6 से 8 महीने। ठीक है। क्योंकि फीमेल ज़रा ज़्यादा, हाँ जी, मैं वही कहने लगी थी, खवातीन में चूंकि ज़्यादा शौक होता है ना डॉक्टर साहिबा, आईब्रोज लिफ्ट होनी चाहिए, आपके लिप्स बड़े खूबसूरत नज़र आने चाहिए, नोज़ आपकी बड़ी शार्प नज़र आनी चाहिए। इसको लेके भी लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर बात करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हर कोई चाहता है कि मेरा नाक जो है बड़ा तीखा नज़र आए, होंठ बड़े खूबसूरत नज़र आए। तो डॉक्टर साहिबा इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है? इसके लिए ये है कि हम उनके फेस के एक फ्रेम के हिसाब से हम उनकी, अगर नोज़ हमें वाकई लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या एलिवेटेड है, तो हम उसके हिसाब से जो है ना उनको कस्टमाइज ट्रीटमेंट दे देते हैं। उसके लिए हम थ्रेड्स भी करते हैं, बोटॉक्स भी करते हैं, फिलर्स भी करते हैं जी। और लिप्स का भी यही है कि आजकल लिप फिलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो यंग गर्ल्स में ना हमने देखा है बहुत ज़्यादा है। तो हम उनको उनके हिसाब से, उनके फेस के हिसाब से बस इतना उनको करते हैं कि वो ब्यूटीफाई कर देते हैं उनको। जो ओवर फिल्ड फिलर्स होते हैं उसकी वजह से लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं लिप फिलर नहीं कराने या ये नहीं कराना, मतलब इस तरह से ना कि वो बुरे लगेंगे। तो आप अगर किसी सही प्रैक्टिशनर के पास जाके उनसे कंसल्टेशन करें, उनको बताएं कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, और वो फिर आपको जो है वो तरीके से आपको वो लगाएंगे, ओवरफिल्ड नहीं करेंगे। तो वो उनको पता है कि वो किस तरह से आपको ब्यूटीफाई करेंगे। तो वो ट्रेंड है, अच्छा है, उसको फॉलो करें, लेकिन ये कि वो एक लिमिट में रह के आपको, आपने ओवल फिल्ड चीज़ जो है ना वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ब्यूटीफुल हो, आपके फीचर्स ही बिल्कुल आउट हो चेंज हो जाए, क्योंकि एस्थेटिक का मतलब ये है कि आपको ब्यूटीफाई करना। हाँ, अगर ये कि ओवर फिल्ड कर देंगे, चीक फिलर्स, लिप फिलर्स, तो आप मतलब सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करेंगे, उसके हमने ऐसे देखे थे तो हम भी ये करा लें, वो आपके फेस को सूट नहीं करेंगे तो आप ना कराएं। बिल्कुल आपको चीक फिलर्स नहीं चाहिए। हाँ, टर्म बोलते हैं प्रोफाइलोप्लास्टी। हर पेशेंट की ना एक प्रोफाइल बनानी होती है। अब मेरा जो पेशेंट अगर आता है ना, तो मैं रात को कंप्यूटर पे उसके स्केचेस बनाना शुरू कर देता हूं। अच्छा। और फिर साइड की प्रोफाइलोप्लास्टी ना, नाक आपने देखे, नाक के साथ अगर आप लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन आपके होंठ को टच करती हुई चिन को जा रही है, इसका मतलब आपकी चिन भी थोड़ी पीछे है, तो आपने उसको थोड़ा आगे लेके जाना है। तो फिर आप जब वो प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिर आप उसको बताते हैं कि लेस इज मोर, बेटा थोड़ा डालना है, वही काफ़ी होगा। हमने एक सटल लुक देनी है, एक नेचुरल लुक देनी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन उसके अंदर भी ये 3 चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने बताया, थ्रेड्स भी, फिलर्स भी, बॉटॉक्स भी, ये तीनों काम आते हैं। इनको कॉम्बिनेशन में ये हमारा काम है, हमें पता है क्या चीज़ कहाँ लगानी है और इसको प्रोफाइल को इम्प्रूव करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जो हम कॉन्टोरिंग वगैरह कराते हैं, फेस बड़ा शार्प सा पतला दिखना चाहिए,
तो वो क्या हम प्रोसीजर से भी परमानेंटली करा सकते बिल्कुल जी, हैं? प्रोसीजर से, बल्कि मेरा तो जो स्पेशलिटी है वही मेल फेस कंटूरिंग है। अच्छा। अब मेल और फीमेल फेस ओवल होता है, मेल फेस स्क्वायर होता है। अब हमारे यहाँ अक्सर लोगों को पता ही नहीं, अब वो फिलर डालते हैं, वो मेल में, फीमेल में भी यहाँ ज़्यादा फिलर डाल, यहाँ मेल में ज़्यादा डालना है, तो कोई चेहरे को स्क्वायर बनाना है, फीमेल में यहाँ डालना है, फीमेल में डालना है तो इस तरह डालना है, मेल में डालना है तो इस तरह डालना है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस में किस डायरेक्शन में डालना है, ताकि उस चेहरे की उसके कॉन्टोर्स वैसे बने। हमने ओवल बनाना है फीमेल को और स्क्वायर बनाना है मेल। सही। सो ये प्रोसीजर जब आपने कराने होते हैं तो डॉक्टर साहब मुझे टाइम इसका बताइएगा, क्योंकि हम अक्सर ना थोड़ा जल्दबाज होते हैं, कोई इवेंट, कोई फैमिली का ऐसा फंक्शन आया तो हमसे थोड़ा सा पहले जा रहे होते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम आपने मार्जिन रख के इस तरह के ट्रीटमेंट कराने हैं? देखिए, इवन जब ये ट्रीटमेंट आप करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट ही आपको 2 महीने में नजर आता है, 6 to 8 वीक्स में। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए 2 महीने फौरी से तौर पे नहीं आता? कभी भी नहीं आता। अच्छा। फिलर जो है उसने पानी को एब्जॉर्ब करना होता है बॉडी से, और 2 वीक्स में नजर आना शुरू होता है और 6 वीक्स में एविडेंट होता है। बल्कि मेरे तो कितने पेशेंट जब 2 महीने बाद आते हैं ना, मैं कहता हूँ अब आपका पता चल रहा है कि आपकी जॉ लाइन बनी हुई है। तो आप ये याद रखें कि ये नजर ही आने ना इनके प्रोसीजर। इसी तरह बॉटॉक्स का इफेक्ट 2 हफ्ते बाद नजर आता है, जब आप बॉटॉक्स लगा लेते हैं, रिंकल्स 2 हफ्ते बाद जाते हैं। और इसी तरह थ्रेड्स है, थ्रेड्स तो 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक आपकी कॉलेजन इंडक्शन करते हैं, तो थ्रेड्स के इफेक्ट 6 महीने। तो इसलिए मैं आइडियली कहता हूँ कि कम से कम 4 से 6 महीने का। सही। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन पे ना नापसंदीदा मोल्स, तिल, और वो इतने डार्क रेड कलर में भी होते हैं, ब्लैक कलर में भी होते हैं, और वो बढ़ते चले जाते हैं, तो ये क्या कोई स्किन की बीमारी होती है? बिल्कुल, ये बीमारी भी इसीलिए इनकी सिर्फ यही मैं कहता हूँ कि आप जाके सिर्फ आजकल वो प्लाज्मा पेन आया हुआ है, उससे खुरच देते हैं तिलों को और उतार देते हैं। आप इसकी देखें, कुछ ऐसे तिल होते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनको मेलानोमा बोलते हैं, मेलिग्नेंट मेलानोमा बोलते हैं। तो उनको निकालना होता है, उनकी पंच बायोप्सी करनी होती है और उनकी बायोप्सी करानी होती है, उनको चेक भी करना होता है। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी जगह जाके बस सिंपली अपने तिल को रिमूव ना करा लें, क्योंकि हम डॉक्टर हैं जो देख के बताएंगे कि ये क्या डेंजरस वाला तिल है या ये बिनाइन है, नॉन डेंजरस है, और उसके बाद हम फैसला करेंगे इसको सिंपली रिमूव कर देना या रिमूव करने के बाद इसकी बायोप्सी भी करानी। तो ये डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं खुद से, अपने मोल्स को या तिल्स को आप ना छेड़ें, वो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, मुझे क्योंकि अब वाइंड अप की तरफ जाना है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, हर किसी को जो एक स्किन केयर पूरे दिन में फॉलो करनी है, वो बता दें कि आपके पूरे डे की स्किन केयर क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो है कि आपने क्लेंस करना है, डबल क्लेंस करना है अपनी स्किन को, और फिर एक अपनी स्किन के हिसाब से आपने मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करना है। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सन स्क्रीन है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनडोर्स भी है ना, ये लाइट्स भी हैं, ये भी आपके जो है ना स्किन को डैमेज कर रही हैं, तो आपने इनडोर्स भी सन स्क्रीन यूज़ करनी है और आउटडोर्स तो ऑब्वियसली करनी है। फिर वही वाली बात, एक अच्छी डाइट, हाइड्रेशन लेवल और स्लीप पैटर्न, और अपने स्ट्रेस लेवल को ना कंट्रोल करें, एक अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने लाइफस्टाइल को ना बेहतर करें। जी डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे देखने वालों को? मैं जो ओबेसिटी मैनेजमेंट से बात करूंगा तो वही अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करें। प्लीज़ दिमाग में रखें, अगर आपका बॉडी वेट नहीं कंट्रोल हो रहा तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपने अपने हार्मोनल लेवल्स को कंट्रोल करना है। आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। और इस वक्त बाज़ार में वाकई एक मेडिकल ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनको हम बोलते हैं GLP-1 और GIP, जो कि मार्केट नेम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ओज़ेम्पिक और मंजारो के नाम से हैं, लेकिन हम इन्हें बोलेंगे GLP-1 और GIP मेडिसिन, जो कि वाकई मेडिकल ड्रग्स हैं। ये सिर्फ आपके मोटापे को कम नहीं करेंगी, ये आपकी शुगर को रिवर्स कर देती हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आती हैं, ये आपके फैटी लिवर को रिवर्स कर देती हैं, ये आपके PCOS का ट्रीटमेंट है, ये आपके कई हार्मोनल डिजीज़ का ट्रीटमेंट है, और ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाने से बचाती हैं। जब अगर एक दफ़ा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चले गए तो आप हार्ट डिजीज़ की तरफ भी जाएंगे, आप स्ट्रोक की तरफ भी जाएंगे, आप डायबिटीज़ की तरफ भी जाएंगे। तो सिर्फ इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? मामूली सा नौजिया और कभी कभी बॉडी पेन। उस नौजिया और बॉडी पेन से ना डरें, ये सोचें कि आप 3 बीमारियों से बच रहे हैं, और 3 मूजी बीमारियों से बच रहे हैं, जो कि हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है और डायबिटीज़। तो अब आपने, अगर आपका बॉडी वेट कम नहीं हो रहा तो आपने इन मेडिसिन का ज़रूर सहारा लेना है, लेकिन इस तरह ऑफ द काउंटर जाके आपने फार्मेसी से नहीं खरीदनी, अपने डॉक्टर के। बिल्कुल, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या कोई स्टमक से रिलेटेड इशू है, वो तमाम हिस्ट्री लेके आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको किस स्टेज पे कितनी डोज की ज़रूरत है। आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, उसका भी एक हेल्दी और प्रॉपर तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन
प्रॉपर अंडर द गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ होनी चाहिए कि अगर कहीं आपको कोई मसला भी हो रहा है ना, तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं कि मुझे नौजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा, या मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो हमने स्किन केयर की बात की, रूटीन में आपकी स्किन केयर के साथ साथ आपकी डाइट, हाइड्रेशन, आजकल गर्मी है, आपकी स्किन तभी अच्छी नज़र आएगी जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आप फ्रूट्स लें, अपनी डेली डाइट अच्छी रखें, एंड यस, नींद का बहुत अहम रोल है। वो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का हल है। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, और फिर वो लोग आपको हमेशा परेशान भी नज़र आएंगे, उनकी स्किन भी आपको अच्छी नज़र नहीं आएगी, जो कि डिप्रेस रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। हेल्थ अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी, तो आपके बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।